प्रदेशवासियों के लिए हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर कूटू का आटा खाने से 72 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। जिले भर में बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग से प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। आनन फानन में बीमार लोगों को जिला और मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फूड पॉइजनिंग के शिकार ज्यादातर लोग श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाली और ब्रह्मपुरी समेत दूसरे क्षेत्रों के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे और फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों के इलाज की जानकारी ली। क्या नाम है? सतीश नाम है सर मेरा। क्या हुआ आपके साथ? आपने कुट्टू का आटा खाया? सर ऐसा है, कल फास्ट था मेरी घरवाली का। शाम के टाइम पे कूटू के आटे की पुड़ी बनाई थी। पुड़ी खा के वो सो गए थे आराम से, हम सभी लोग सो गए थे। उसके बाद जब 2 बजे उनकी आँख खुली तो एकदम चक्कर जैसा फील हुआ, उल्टी आने लगी। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा हमने, उसमें मेरी सिस्टर भी है। और मेरे सहयोगी पुलकित शुक्ला और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं फोन लाइन पर। पुलकित शुक्ला, और देखिए पहले ये खबरें आती रही हैं इस तरह से, क्योंकि व्रत का आहार है कुट्टू और व्रत में अक्सर खाते हैं लोग। ये जो लोग बीमार हुए हैं, इनमें कितनों की हालत गंभीर बनी है और इस समय डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, प्रशासन की ओर से जो जानकारी दी जा रही है उसमें करीब 80 से ज्यादा की ये संख्या बताई जा रही है। और ऐसी जानकारी आ रही है कि ये जो संख्या है ये लगातार 1-2 पेशेंट करके लगातार बढ़ रही है। तो करीब 100 लोगों के करीब ऐसे हो सकते हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको फूड पॉइजनिंग का जो लोग शिकार हुए हैं। और प्रशासन का, क्योंकि डीएम खुद जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे हैं और चिकित्सकों को और प्रशासन के दूसरे अधिकारियों को उन्होंने जो है जरूरी कड़े कदम उठाए जाने के इसमें निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा विभाग है तो वो व्रत त्योहारों से पहले, नवरात्रों से पहले, होली दिवाली से पहले इस तरह की जो सैंपलिंग है उनकी कार्रवाई पर्याप्त रूप से नहीं करता है। बहुत ही हल्की फुल्की ये कार्रवाई की जाती है, खाना पूर्ति के लिए मात्र ये कार्रवाइयां की जाती हैं। तो इस पर डीएम ने सख्त तौर पर कहा है कि इस तरह के जो भी बड़े होलसेलर्स हैं, कुट्टू को आटा रखने वाले या कोई भी खाद्य पदार्थ इस तरह का मिलावट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, तो उनपे आज उन पर सैंपलिंग की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग को सक्रिय किया गया है और अगर सैंपलिंग में किसी भी तरह की मिलावट की कोई बात सामने आती है तो एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ऐसे दुकानदारों पर, व्यापारियों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा कदम जो है प्रशासन की ओर से उठाया जा सकता है। फिलहाल जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज जिला अस्पताल और मेला अस्पताल में चल रहा है। और एहतियातन, क्योंकि संख्या लगातार पेशेंट्स की बढ़ रही है, तो एहतियातन प्रशासन की ओर से और भी 2 अस्पताल जो है वो रिजर्व रखे गए हैं, ताकि अगर पेशेंट्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ती है तो वहां पर उनको शिफ्ट करके उनका इलाज वहां पर किया जा सके। पुलकित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 72 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं मेरे सहयोगी के द्वारा जिनकी हालत खराब है। लैंसडौन विधायक दिलीप रावत लगातार पिछली सरकार में हुए श्रम विभाग के कामों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने लैंसडौन विधायक दिलीप रावत की मांग का समर्थन किया है। कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी का कहना है कि लैंसडौन विधायक ने सही मांग उठाई है, ऐसे में मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, जो विधायक जी ने कहा है उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। जो हुई है, जो दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील नप्रभात, अब ऐसे मामले में जहां पर श्रम विभाग के काम की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, ऋतु खंडूरी का बीच में आना और इस मांग को सही ठहराना, क्या समझे आने वाले टाइम में एक नया मोड़ आ सकता है इस पूरे मामले में? बिल्कुल कंचन, इसमें कुछ न कुछ नया घट सकता है। आपको इसकी पृष्ठभूमि में मैं थोड़ा ले जाना चाहूँगा कि श्रम मंत्रालय के अधीन जो कर्मकार कल्याण बोर्ड आता है उसमें पिछली सरकार में भी बड़े पैमाने पर और कई महीनों तक लगातार ये आवाज़ उठी थी कि उसमें गड़बड़ झाला है, बड़े घोटाले वहाँ पर हैं। श्रम मंत्री थे डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो
दिलीप रावत की जो सीट है लैंसडाउन विधानसभा सीट, वहां से अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे और इसी जद्दोजहद में उनको बीजेपी से भी किनारे कर दिया गया था। तो ये लड़ाई तब से है। दिलीप रावत पिछली सरकार में भी लगातार हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोले रहे हैं। अब दिलीप रावत विधायक हैं, हरक सिंह रावत कांग्रेस में चले गए हैं, वो लैंसडाउन से भी उनकी बहू चुनाव नहीं जीत पाई है। तो दिलीप रावत ने अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पिछले हफ्ते ही उनको एक लेटर दिया जिसमें ये मांग की गई है कि पिछले सरकार के कार्यकाल में श्रम बोर्ड में, कर्मकार कल्याण बोर्ड में जो घपले घोटाले हुए, जो विकास के नाम पर वहाँ पर जो पैसा बहाया गया, उसकी सीबीआई जांच की जाए। दिलीप रावत का ये आरोप है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के कल्याण के नाम पर हजारों करोड़ों रुपया एनजीओ को दे दिया गया, फर्जी एनजीओ को दे दिया गया, फर्जी लोगों को इसका लाभ पहुंचाया गया। और इसमें हरक सिंह रावत की जो बहू हैं उनका भी एक एनजीओ है। यह आरोप है कि उस एनजीओ को बड़े पैमाने पर हरक सिंह रावत के द्वारा कर्मकार कल्याण बोर्ड के जरिए फायदा पहुंचाया गया। इन्हीं सब मांगों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है। उनको एक ज्ञापन भी दिया है दिलीप रावत ने पिछले दिनों में कि इस पूरे मामले की, चूंकि ये बड़ा मामला है, 400 से 500 करोड़ का ये पूरा मामला बनता है, इसकी सीबीआई जांच की जाए। आज रितु खंडूरी ने भी दोबारा से इस मांग को उठाया है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप होगा कि जरूर इस मामले की छानबीन की जाए। यहाँ तक कि इस मामले की एसआईटी जांच की भी बात हो रही थी, लेकिन दिलीप रावत इस पर राजी नहीं है। उनका कहना है कि एसआईटी जांच नहीं, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी शुक्रिया आपका सुनील नब्रपात जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रदेश में आज लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्री परीक्षा कराई जा रही है। प्रदेश भर के 680 परीक्षा केंद्रों में पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब दूसरी पाली की बात करें तो यहां पर परीक्षा 2 से 4 बजे तक होगी। पहली पाली की परीक्षा देकर निकले हुए छात्रों का यहां पर कहना है कि पीसीएस की परीक्षा का पेपर काफी कठिन आया है। हम आपको बता देते हैं कि पीसीएस की परीक्षा 5 सालों के बाद आयोजित की गई है। यही कारण है कि 318 पदों के लिए करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम में बैठे थे। जैसे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे उत्तराखंड का हमने पोर्शन सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वैसे इतना आया नहीं जितना कि जो है हर साल से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए इसमें स्टार्टिंग से। कि 2016 के बाद अब 22 काफ़ी टाइम बाद ये लड़के काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस परीक्षा का, पीसीएस परीक्षा का, बहुत टाइम बाद ये परीक्षा आई है। चलिए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद राजधानी देहरादून से बाहर निकलकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले चंपावत विधानसभा में 2 दिवसीय दौरा किया है। और 2 दिवसीय दौरे में ऐसे में सियासी गलियारों में चंपावत से सीएम धामी के चुनाव लड़ने के अब कयास तेज हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी से सियासी गलियारों में सवाल तैर रहा है। हालांकि सीएम धामी का कहना है कि वो किस विधानसभा से उपचुनाव में लड़ेंगे ये फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन उनके टनकपुर दौरे ने हलचल जरूर बढ़ा दी है। विधायक जी का भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी और क्षेत्र की जनता का भी, सबका मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया है, इतना समर्थन दिया है। हम आखिर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। चुनाव जीतने के बाद सीएम धामी के लिए चंपावत विधानसभा से सबसे पहले सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके विधायक कैलाश गहतोड़ी सीएम के 2 दिन के दौरे से गदगद दिख रहे हैं और चाहते हैं कि सीएम चंपावत विधानसभा से ही चुनाव लड़ें। जिसमें उत्तराखंड का भला और मेरे क्षेत्र का भला है, मैं उसमें हूँ। और मेरे ख्याल से अगर मेरे क्षेत्र को मुख्यमंत्री मिलेगा तो मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा। एक विधायक रह करके कितना विकास करा लूँगा मैं। एक मुख्यमंत्री के हाथ में अगर क्षेत्र चला जाएगा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि क्षेत्र कहाँ जाएगा। अब चर्चाएं कई हैं, कयासों का बाजार भी गर्म है, लिहाजा सीएम का 2 दिन का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा ताजपोशी के बाद पुष्कर सिंह धामी ने जिस विधानसभा को पहली बार चुना वो चंपावत विधानसभा रही। इस विधानसभा के टनकपुर और बनबसा में मुख्यमंत्री 2 दिवसीय कार्यक्रम में रहे। इससे पहले सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरी में जाकर मां पूर्णागिरी के दर्शन किए, जिसके बाद टनकपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचकर इस इंजीनियरिंग कॉलेज को ट्रिपल आईटी बनाने की बात कही। साथ ही यहाँ पर शारदा घाट और टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन के साथ कई योजनाओं को पर्यटन से जोड़ने की बात यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने कही है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जो अगला उपचुनाव होगा उसमें क्या चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, टनकपुर। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन शिविर 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उत्तराखंड में होगा।
देहरादून के रायवाला में होने जा रही चिंतन शिविर में जहां आने वाले 1 साल के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि देवभूमि में संघ के शिविर से राष्ट्रवाद और सनातन परंपरा का संदेश पूरे देश में जाने वाला है। नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसी खास मौके पर तीसरे नवरात्र से लेकर रामनवमी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन शिविर उत्तराखंड में होगा। देहरादून के रायवाला में होने जा रहे चिंतन शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों का दावा है कि संघ की चिंतन बैठक में जहां अगले 1 साल के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी, वहीं राज्य में जीत के साथ इस बात पर भी चिंतन मंथन होगा कि कुछ सीटों पर हार की वजह क्या रही। वहीं आरएसएस के पदाधिकारी 2024 में कैसे फिर केंद्र में बीजेपी सत्ता में लौटे, इसका भी प्लान तैयार करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी है और ये पहली बार हुआ है और बीजेपी नेता भी मानते हैं कि हर मोर्चे पर संघ ही बीजेपी की असल ताकत है। मैं अगर ये कहूं कि संघ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो संघ का योगदान है कि आज पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी है। आरएसएस के रायवाला में होने वाले चिंतन शिविर में जाहिर तौर पर चर्चा हिंदुत्व पर भी होगी और खबर है कि इसी दौरान संघ के पदाधिकारी हरिद्वार के साधु संतों से भी बात करेंगे और रामनवमी तक चलने वाले चिंतन शिविर में चर्चा राम मंदिर, राष्ट्रवाद और सनातन परंपराओं पर भी होगी। सेवक संघ का जो चिंतन शिविर उत्तराखंड में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवाद के लिए और सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हो रहा है और निश्चित रूप से यहाँ से एक राष्ट्रवाद का एक संदेश जाएगा, सनातन धर्म को मजबूत करने का संदेश जाएगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय सेवक संघ के सभी वरिष्ठ लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मठ, मंदिर, चारधाम और हरिद्वार उत्तराखंड की पहचान है। ऐसे में रायवाला में होने जा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन शिविर का संदेश पूरे देश में जाएगा और बीजेपी को लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में सनातन धर्म, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का संदेश और मजबूत होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा खत्म होने का असर साफ साफ दिखने लगा है। आरटी-पीसीआर समेत कई ऐसी जांच प्रभावित हो रही हैं। सरकारी अस्पताल में अब नहीं हो पा रहे हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट। और अकेले देहरादून की बात करें तो दून अस्पताल के 610 कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया गया है। प्रदेश के 2200 कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गई है। कर्मचारियों को अब सीएम धामी से उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि टिहरी में जाखड़ीधार क्षेत्र के जंगलों में लगी आग से वन संपदा को खासा नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही आग की घटनाओं से वन संपदा जलकर खाक हो रही है। वन विभाग के द्वारा फायर सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने की बात कही जा रही है। मास्टर कंट्रोल रूम के जरिए जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है। डीएफओ का कहना है कि कंट्रोल बर्निंग के जरिए भी आग की घटनाओं को रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है। है आग लगने की वो हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है और जहां कहीं भी घटनाएं हो रही हैं चिरकुट अभी उन पे हमारा स्टाफ पहुंच के बुझाने की कार्रवाई कर रहा है और सड़कों के किनारे साफ कर रहा है ताकि प्यूरुल से आग न लगने पाए और जंगलों में जहां पे अत्यधिक संवेदनशील है वहां प्यूरुल एकत्र करके उनको साफ किया जाए। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर देवीधार धरासू के बीच एक डंपर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वाहन में सवार चालक की मौके पर मौत हो गई है। धरासू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को रेस्क्यू किया है। चालक टेरी गढ़वाल का बताया जा रहा है। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर 10 सालों से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश अनिल कुमार को एसओजी ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम बदल कर रह रहा था। अभियुक्त को कोर्ट में पेश करके अब जेल में डाल दिया गया है। 2012 में रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में हुई हत्या के मामले में ये फरार था। यूपी मुरादाबाद में रिटायर्ड दरोगा के नाम पर रह रहा था।
तो उस मर्डर को बचाने के लिए इसने जाली मार्कशीट बना के, जाली 10th का, ये सब का बर्थ सर्टिफिकेट बना के उनको जुवेनाइल साबित करने में वो कर दिया गया। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो भी पता चला कि उनको तो नॉर्मल सज़ा हुई और नॉर्मल रूप से उनको ये कर दिया गया, प्रोसिक्यूट कर लिया गया। फिर इनके ऊपर भी वो ये FIR पंजीकृत कर लिया गया। तो जैसे ही पंजीकृत हो गया तब से ये फरार है। सिडकुल पंतनगर से खबर, जहां पर बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों को अक्सर चोर निशाना बनाते आए हैं और ज्यादातर वो फैक्ट्रियां चोरों के निशाने पर रहती हैं जिसमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते। अब पुलिस सिडकुल में बंद पड़ी हुई 14 फैक्ट्रियों के मालिकों को फिलहाल नोटिस भेजी जा रही है और नोटिस में फैक्ट्रियों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने को कहा गया है ताकि चोरी की घटनाएं ना हो। इसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक कंपनियां हैं जो फिलहाल बंद हैं और जिनमें गार्ड की व्यवस्था भी नहीं है और जिनमें हमारे पास शिकायतें आती कि कंपनियों में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें जो कंपनी के ओनर हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है कि अपने स्तर से वो अपने गार्ड की व्यवस्था कर लें जिससे कि उनके जो माल की सुरक्षा हो सके। बागेश्वर से खबर, जहां पर इन दिनों खड़िया खनन कार्य चरम पर है। इसके लिए सरकार ने लीज दी हुई है लेकिन पट्टा धारक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। कांडा, धपोले, सेरा, रीमा, पचार, किरोली, उड़ियार, चौरा, डूंगरगांव और चिपोली के पास सड़क किनारे खड़िया के कट्टों को डंप किया जा रहा है। इससे यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही राहगीर जितने लोग हैं वहां से निकलने वाले उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि कोरोना उसके बाद आपदा का असर नैनीताल के पर्यटन स्थलों पर देखा जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर की आपदा में इन पर्यटन स्थलों को बदहाली की तरफ धकेल दिया गया। हालांकि अब इन स्थलों को वापस नए स्वरूप में लाने की कोशिशें हो रही हैं। कभी अपनी खूबसूरती का कायल बना देने वाला ये जाबर झरना अब बदहाली का दंश झेल रहा है। पिछले साल की आपदा में झरना पूरी तरह से तहस नहस हो गया तो झरने के पास बना छोटा तालाब भी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। झरने के ऊपरी हिस्से से पानी भी नया रास्ता बनाकर दूर निकलने लगा है। हालांकि पर्यटन स्थल के कायाकल्प की मांग उठ रही है। तो पर्यटक को अपने आप में ही खुद ही यहाँ आकर्षित करता, मगर ये आपदा की तरह बुरी तरह से भेंट चुका। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे, इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे तो यहीं आसपास 5 या 7 ग्राम सभाओं के तोक यहाँ पर है। सिरोड़ी है, डाडर है, मटेला है, भवाली गांव है, सेंटोरियम है। तो एक प्राकृतिक चीज है, इसको सरकार संरक्षित करे। दरअसल पिछले कुछ सालों से भवाली में जाबर झरने ने खुद पहचान बनाई है। पर्यटन भी यहाँ सुकून की तलाश में पहुँच रहे थे तो प्रकृति के बीच सुकून भी पा रहे थे। पिछले साल आई आपदा में सब बर्बाद हो गया तो स्थानीय लोग नैनीताल के दबाव को कम करने के लिए ऐसे पर्यटन स्थलों के विकास की मांग कर रहे हैं। से बैठने की व्यवस्था कर दी जाए और थोड़ा सा इसमें सुधार करके इसको एक खूबसूरत बनाया जाए जिससे पर्यटक खुद यहाँ पर आए और जो यहाँ पर दुकानें लगाई जाए और जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दुकानों के माध्यम से मिल जाएगा। बहरहाल पहाड़ में ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों के दिलों में पहचान बना रहे हैं। ऐसे में अगर इन पर्यटक स्थलों को बेहतर किया जाए तो सरकार को राजस्व मिलने के साथ पर्यटकों को शांति और सुकून भी मिलेगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अब यहाँ आपको बताते हैं कि 3 मई को 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। कपाट सुबह 11:15 पर खोले जाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन तीर्थ पुरोहितों ने शुभ समय निकाला। 2 मई को मां गंगा के शीतकालीन प्रवास से उत्सव डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी। ये डोली दोपहर में 12:15 बजे निकलेगी। जो इस वर्ष के पंचांगानुसार आने वाली अक्षय तृतीया पर इस श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के जो कपाट का उद्घाटन होगा उसमें 3 जो हमारी मई है उसके अनुसार
ठीक 11:15 पर श्री 5 मंदिर समिति के द्वारा गंगोत्री मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में सड़कों की हालत ठीक करने के लिए उत्तरकाशी में अब नया प्लान बनाया गया है। यमुनोत्री हाईवे किसाला के पास अगले 10 दिनों के लिए हर रोज 5 घंटे पूरी तरह से बंद रहेगी। अगले 10 दिन तक सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद होगी। किसाला में पहाड़ को काटकर रोड चौड़ी करनी है, लेकिन लगातार गिरते हुए मलबे से इलाका डेंजर जोन बना हुआ है। अगर आप कुमाऊं में रहते हैं और आंख खराबी के कारण देख नहीं पाते तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि अब कुमाऊं में न सिर्फ आई बैंक खुलने जा रहा है बल्कि आई ट्रांसप्लांट की भी तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज अपनी खराब आंखों को दिखाने के लिए पहुंचते हैं, जिनमें से कई लोग किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आंखों से दोबारा दुनिया देख सकते हैं। लेकिन आई बैंक न होने के चलते ये मरीज या तो निराश होकर घर लौट जाते हैं या दूसरे शहरों में जाने को मजबूर थे। लेकिन अब इन मरीजों को राहत मिलने जा रही है, क्योंकि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में आई बैंक शुरू होने जा रहा है। अभी तो जो है आई बैंक और कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेंटर खोलने के लिए जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा हमें जो है 5 साल के लिए लाइसेंस मिल चुका है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने जो है जिन लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंड के मरीज है, जिनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उनका पंजीकृत करना शुरू कर दिया है। जैसे ही हम डॉक्टर्स और जो है टेक्नीशियन ट्रेनिंग करके आएंगे, उसी के बाद जो है हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट से काम करना शुरू कर देंगे। डॉक्टरों के मुताबिक रोजाना ओपीडी में 2 से 3 ऐसे मरीज आते हैं जो कॉर्निया खराब होने की वजह से अंधता यानी ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बने इस आई बैंक से इनकी दुनिया फिर से रोशन हो सकती है। जो भी कॉर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को, वो यहाँ पे देखी जाएंगी। तो उसको देखकर यहाँ पे ये खोला जा रहा है और इससे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। यूजुअली पेशेंट्स रेफ़र हो जाते थे इस जगह से, बट यह है कि अब अगर यहाँ पे ये खुलेगा तो पेशेंट्स को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कहा गया है कि आंखों से खूबसूरत कोई संसार नहीं। ऐसे में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का ये आई बैंक आने वाले दिनों में कई लोगों की दुनिया रोशन करेगा, ऐसी उम्मीद है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।